आज हम जानेंगे थायराइड नोड्यूल्स के बारे में सब कुछ कि ये नोड्यूल्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, डायग्नोस कैसे करें और इलाज कैसे करें। ऑफ कोर्स ये है हमारा थायराइड ग्लैंड जो कि एक डंबल शेप स्ट्रक्चर है। दोनों साइड पे एक एक स्पीयर है जिसे कहते हैं राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड बीच में कनेक्टिंग रॉड है जिसे कहते हैं इस्थमस। ठीक है। सो ये ग्रंथि है जो हमारे नेक के लोअर हिस्से में है, एडम्स एप्पल और कॉलर बोन के बीच में, और इसका काम है T3 T4 प्रोडक्शन, थायराइड प्रोडक्शन। जैसा हम जानते हैं जो सारे मेटाबॉलिक हार्मोन्स का किंग है, थायराइड हार्मोन्स कम हो जाए तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी तब भी वेट गेन हो रहा है, हेयर फॉल, मेंस्ट्रुएशन इश्यूज, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म आपका टॉस पे चले जाएगा। सो ये थायराइड ग्लैंड में चाहे आपका फंक्शन नॉर्मल भी हो, आपको थायराइड की बीमारी या हाइपोथायराइडिज्म ना हो, जब एक गांठ बन जाती है उसको कहते हैं थायराइड नोड्यूल। ठीक है। और ये गांठ कई प्रकार की होती है, दो टाइप से इसे क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, बिनाइन यानी कि नॉन कैंसरस या फिर कैंसरस। तो जैसा हमने देखा, दो टाइप की गांठें होती है, बिनाइन, नॉन कैंसरस एंड कैंसरस। इसमें बिनाइन बहुत गुना कॉमन है, शायद 10:1 का रेशियो है। अगर 11 लोग गांठ लेके आते हैं तो 10 की बिनाइन होगी, नॉन कैंसरस होगी, एक में कैंसर हो सकता है। और इसके लिए ऑफकोर्स हम पहले जांच करेंगे ट्रीटमेंट रिकमेंडेशन के पहले। अभी गांठें बनती क्यों है, क्यों स्पेशली बिनाइन गांठों की बात करते हैं, क्यों थायराइड में इस प्रकार के बिनाइन गांठें बनती है। सबसे पहली बात, बिनाइन गांठें बहुत कॉमन है। कैडेवर स्टडीज यानी कि मुर्दों के स्टडीज जब किए गए या फिर सोनोग्राफी स्टडीज किए गए रैंडम पॉपुलेशन के, तो पाया गया कि 65% पॉपुलेशन में ये बिनाइन गांठें हो सकती है। इतनी ज्यादा कॉमन है, अगेन सबको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, इतनी कॉमन है तो, बट ये होती क्यों है, सबसे मेन क्वेश्चन कि व्हाई डज दिस ऑकर। सो बहुत सारी थियोरीज प्रपोज की गई है, बहुत सारे रिसर्च भी है इस पे। ऑफ कोर्स एक कॉमन कारण है आयोडीन डेफिशिएंसी। पहाड़ी इलाकों में, हिली एरियाज में कभी कभी आयोडीन की कमी होती है, उस वजह से गोइटर बन जाता है या इस प्रकार की गांठें बन जाती है। इसका सिंपल ट्रीटमेंट निवारण होगा, आयोडीन दे दो। बट जब से आयोडाइज सॉल्ट इंट्रोड्यूस हुआ है ये काफ़ी कम हो गया है। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि आयोडीन दे दिया पेशेंट को फिर भी उसका ठीक नहीं हो रहा है गोइटर। तब हमें समझ में आया कि आयोडीन से थायरॉक्सिन बनने के लिए आपको चाहिए सेलेनियम और जिंक यानी कि माइक्रो मिनरल्स, और ये माइक्रो मिनरल्स कम हो सकते हैं सॉइल में, बॉडी में, जिस वजह से गोइटर बन सकता है, गांठ बन सकती है। आयोडीन भरपूर है पर उससे थायरॉक्सिन सिंथेसिस के लिए सेलेनियम और जिंक ये माइक्रो मिनरल्स नहीं है, तो डेफिनेटली सेलेनियम और जिंक डेफिशिएंसी इसका कॉज हो सकता है। एक बहुत कॉमन कारण है ऑटो इम्यून डिजीज, यानी कि आपकी इम्यूनिटी जिनका काम है कीटाणु से लड़ना, वो आप ही के थायराइड को दुश्मन समझ बैठी है और जाके अटैक कर रही है। जिस वजह से थायराइड डैमेज हो रहा है और धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। इस इन्फ्लेमेशन और रिपेयर की साइकिल में गांठें बन रही है, एंड ऑफ कोर्स कुछ पेशेंट्स में थायराइड लेवल्स भी कम हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं शुरुआत में अटैक की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से, और धीरे धीरे कम भी हो सकता है क्योंकि थायराइड टिश्यू डैमेज होता जा रहा है। सो ऑटो इम्यून एक बहुत ज़्यादा बड़ा कारण है। अगर आप नेचुरोपैथ्स, डॉक्टर एरिक बर्ग या बहुत सारे डॉक्टर्स के, फेमस डॉक्टर्स के वीडियोस देखोगे तो वो बताया जाता है कि एस्ट्रोजन इम्बैलेंस और हाई एस्ट्रोजन होना भी इसका एक कारण हो सकता है। अगेन ये सबके लिंक्स डाइट में है। अब क्यों किसी की इम्यूनिटी खराब होती है, क्यों किसी का एस्ट्रोजन हाई है, कई बार वो डाइट और लाइफस्टाइल से ही है, बट ये पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पाए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स कुछ लोगों में इडियोपैथिक या अननोन होता है, हमें हर पेशेंट में कारण नहीं मिल पाता है टेस्टिंग के बाद भी कि इस पेशेंट को क्यों गोइटर या गांठ हुई है। स्ट्रेस और स्लीप का लैक का भी रोल देखा गया है इसमें, बट ऑफ कोर्स कुछ डेफिनेटिव नहीं है। सो पॉइंट है कि ये सारे कारण हैं, एंड डाइट का, यस, डाइट और लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें। एक बार गांठ बन जाए तो कैसे डायग्नोस करें कि वो गांठ कितनी बड़ी है, वो बिनाइन है या कैंसरस है, उसका आगे क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो इसलिए अगर किसी पेशेंट को भी लंप हो और डाउट हो कि नेक में लंप है, शायद मुझे थायराइड नोड्यूल है, तो सबसे पहला टेस्ट जो आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट लिखेंगे वो है T3 T4 TSH। वो देखेंगे कि ये व्यक्ति का थायराइड फंक्शन तो नॉर्मल है ना, ऐसा तो नहीं कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म भी है।
साथ में एंटीबॉडी टेस्ट या कुछ और टेस्ट कर लेंगे देखने के लिए कि ऑटोइम्यून वगैरह टेंडेंसी तो नहीं है। एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन टेस्ट जो करेंगे ही करेंगे ऑलमोस्ट 100%, वो है एक अल्ट्रासाउंड, ताकि वो देख पाए कि गांठ अल्ट्रासाउंड पे कैसी है, कितनी बड़ी है। अल्ट्रासाउंड पे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसे कहते हैं टायराइड्स पैरामीटर्स, और जिनको कंबाइन करके 5 पैरामीटर्स को एक टायराइड स्कोर दिया जाता है बिटवीन 0 to 6। वो स्कोर के आधार पे हम बता सकते हैं कि क्या चांस है कि ये कैंसर होने की संभावना है और क्या चांस है कि ये बिनाइन होने की संभावना है। अगर टायराइड्स 2 आता है, एक पानी की गांठ है जिसे कोलॉइड सिस्ट बोलते हैं, या स्पॉन्जिफॉर्म नोड्यूल है जिसे कोलॉइड नोड्यूल बोलते हैं, तो हम ऑलमोस्ट 100% श्योर है कि ये नॉन कैंसरस गांठ है। पर अगर टायराइड्स 5 आता है तो हम बहुत ज़्यादा डाउट में, ऑलमोस्ट सिवियर सस्पिशन कि ये कैंसर होने की संभावना है। तो अल्ट्रासाउंड हमें बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद अगर हमें अल्ट्रासाउंड पे डाउट आता है कि इसमें माइल्ड सस्पिशन भी है, तो या तो हम सर्वेलेंस कर सकते हैं, यानी कि एक फॉलोअप कर सकते हैं सोनोग्राफी से, बट बेटर है हम एक एफएनएसी कर ले मैक्सिमम केसेस में, जिसमें हम एक सुन करके पतली सी सुई ले जाते हैं, गांठ को खुरेदते हैं, स्क्रैप करते हैं, छोटे से ड्रॉप्स ऑफ सेल्स और लिक्विड आता है, उसको स्लाइड्स पे स्मीयर करते हैं और उस स्लाइड्स को लैब में भेज देते हैं, जिसमें साइटोपैथोलॉजिस्ट देख के हमें बताता है कि इसमें कितनी संभावना है कैंसर होने की। वो भी इसके लिए एक बेथेस्डा स्कोर देते हैं बिटवीन 0 to 6। स्कोर 5-6 मतलब कि कैंसर है, स्कोर 1-2 की तरफ जाएंगे, जितना उसको बेथेस्डा 2 की तरफ जाएगा ऑलमोस्ट वी आर वेरी श्योर कि वो नॉन कैंसरस है। ऑफकोर्स कुछ केसेस में थायराइड सेंटीग्राफी यानी कि एक न्यूक्लियर स्कैन और कुछ और आधुनिक टेस्ट किए जा सकते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग, और लिस्ट एंडलेस है जिनकी रेयरली जरूरत पड़ सकती है, बट यूजुअली ये फर्स्ट 3 टेस्ट ऑलमोस्ट जिनको नोड्यूल्स है ऑलमोस्ट 80-90% पेशेंट्स का किया जाएगा। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे, कैसे ट्रीट करें अगर नोड्यूल है तो। हमारे पास बहुत ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। पहला है सर्वेलेंस। आप अगर छोटी गांठ है, बहुत बड़ी नहीं है, पेशेंट को कॉस्मेटिकली बहुत बड़ा लंप नहीं दिखाई दे रहा है, कोई प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, सांस लेने की दिक्कत या खाना निकलने में दिक्कत, और कोई मेजर दिक्कत नहीं है, तो हम उसे फॉलोअप कर सकते हैं, यानी कि समय समय पे 3-6 महीने में एक बार सोनोग्राफी कर सकते हैं, 1-2 साल में एफएनएसी कर सकते हैं। स्पेशली अगर सोनोग्राफी पे कुछ बदल रहा है, तो साइज बढ़ रहा है या लीजन डार्क हो रहा है, कैंसर का डाउट आ रहा है, एफएनएसी करके देख सकते हैं और हमें एक नज़र रहेगी कि हाँ ये कैंसर की संभावना तो नहीं है। इसके अलावा जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है इन गांठों का वो है सर्जरी। अब सर्जरी में क्या किया जाता है? अगर इस प्रकार से एक गांठ है जिसे कहते हैं सॉलिटरी नोड्यूल, तो आधा थायराइड निकाल दिया जाता है। इसे कहते हैं हेमीथायरॉयड रिमूवल या हेमीथायरॉयडेक्टोमी। बहुत सिंपल है। तो आधा थायराइड निकालने से गांठ निकल जाती है। इसमें सिर्फ गांठ निकालने का सर्जरी नहीं होता है, मोस्टली आधा थायराइड निकालना पड़ता है, क्योंकि बहुत वैस्कुलर ऑर्गन है, आधा गांठ निकालना बहुत मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। लेकिन अगर बहुत सारी गांठें हैं तो मोस्टली टोटल थायराइडेक्टोमी कर दिया जाता है, पूरे के पूरे थायराइड को शरीर से निकाल दिया जाता है। पर इतने सालों से इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होने के बाद भी लोग ये ट्रीटमेंट से बहुत नाखुश थे, क्योंकि हर पेशेंट चाहता है कि मेरी गांठ बिनाइन है, नॉन कैंसरस है, क्या बिना सर्जरी नहीं ट्रीट की जा सकती? सर्जरी में प्रॉब्लम क्या है? सबसे पहला प्रॉब्लम है स्कार। एक गांठ निकाल रहे था क्योंकि वो उभरी हुई है, दिखती अच्छी नहीं है, तो हमेशा के लिए एक सर्जिकल स्कार आ रहा है। हेमीथायरॉयडेक्टोमी है तो हाफ नेक में, टोटल थायरॉयडेक्टोमी है तो फुल नेक में लंबा स्कार। सेकेंड प्रॉब्लम है ऑपरेशन और उसका मॉर्बिडिटी और एडमिशन। 6 दिन का एडमिशन है, 2 दिन आईसीयू स्टे, ड्रेन्स पड़े होंगे, जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा पेशेंट को, एनेस्थीसिया रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, 3-4 दिन वार्ड में स्टे होगा, बाद में रिकवरी में बहुत टाइम लगेगा, सो एक प्रोलॉन्ग रिकवरी थर्ड प्रॉब्लम है। फोर्थ प्रॉब्लम है कॉम्प्लिकेशंस। कुछ केसेस में जो इसके साथ वोकल कॉर्ड की नसें होती है, रिकर्नल लैरिंजियल नर्व, उन पे डैमेज आ सकता है, तो वॉइस चेंज हो सकती है। उसके अलावा ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड सिरोमास या कलेक्शंस, ये सारे रिस्क है ही। सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बट फिफ्थ और मेजर प्रॉब्लम जो एक कॉम्प्लिकेशन या सीक्वेल भी है, वो है परमानेंट हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। क्योंकि थायराइड और कभी कभी उनके एडजेसेंट पैराथायरॉयड ग्लैंड्स को निकाल दिया जाता है या पैराथायरॉयड ग्लैंड्स मैनिपुलेट होते हैं, इनमें से बहुत पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है, थायराइड, कैल्शियम, पैराथॉर्मोन एक्सेट्रा। हेमीथायरॉयडेक्टोमी में फिर भी 30 से 60% लोगों को लेनी पड़ती है, पर टोटल थायराइडेक्टोमी में 100% लोगों को लेनी पड़ती है, क्योंकि थायराइड ही निकाल दिया तो मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, थायराइड कहाँ से मिलेगा।
सो ये कई पेशेंट्स को एक्सेप्टेबल नहीं होता कि सारी जिंदगी के लिए आप 1 से 3 गोलियों पे जा रहे हो। सो ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी न्यू टेक्निक्स आई, नॉन सर्जिकल मिनिमली इन्वेजिव इंटरवेंशंस, जिन्हें कहा जाता है थर्मल एब्लेशन या फिर थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन। सो लेट्स सी अबाउट दैम। सो थर्मल एब्लेशन या थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन फॉर गॉइटर रिडक्शन, TAEGR। थर्मल एब्लेशन हमारे लिए कोरिया की देन है, जहाँ पे डॉक्टर ग्वान जुक बेक ने ये प्रोसीजर इजाज किया था। उन्होंने कहा आपको ये गार्ड डिस्ट्रॉय करनी है ना, आप क्यों निकाल रहे हो उस थायराइड या आधा थायराइड, आप एक छोटा सा नीडल लो, उसको ये गार्ड के अंदर ले जाओ और इसको कॉपर केबल द्वारा एक जनरेटर से कनेक्ट कर दो एंड इसको हीट से डिस्ट्रॉय कर दो। तो बहुत सर्जन्स ने कहा कि जब आप इसको हीट से डिस्ट्रॉय करोगे, आपकी हीट आजू बाजू की नर्व्स, खून की नसें, सबको डिस्ट्रॉय करेगी। तो इन्होंने कहा नहीं, मैं एक नया टेक्निक इजाज कर रहा हूँ, मूविंग शॉट टेक्निक, जिससे मैं हीट बहुत ही कैलकुलेटेड सर्कमफरेंसेस से दे सकता हूँ। मैं सिर्फ इतने एरिया को डिस्ट्रॉय करूंगा हीट से, फिर सोनोग्राफी में देखते हुए पीछे खींचूंगा, इतना और एंड धीरे धीरे 15 से 20 मिनट में, छोटी गांठों में 5 मिनट में मैं ये पूरी गांठ को डिस्ट्रॉय कर चुका हूँगा, जिससे ये पूरी गांठ डेड हो जाएगी बिना ब्लड फ्लो के और पूरी तरह हीट से डिस्ट्रॉय होके। एंड क्योंकि वो डेड हो गई है, शरीर उसे धीरे धीरे सोख करके गायब कर देगा। शरीर में नेचुरल मैक्रोफाजेस होते हैं जो डेली इस प्रकार के डेड सेल्स को एब्जॉर्ब करके गायब करते हैं, वही इम्यून सिस्टम वही मैक्रोफाजेस से गायब कर देगा और कुछ ही महीनों में, 6 से 9 महीनों में आपकी गांठ दिखना बंद हो जाएगी और एक हेल्दी थायराइड आपको मिल जाएगा। इसके एडवांटेजेस डॉक्टर बेक ने बताए कि डे केयर बेसिस या ओपीडी बेसिस पे किया जा सकता है, कोई स्कार नहीं है, लोकल एनेस्थेशिया में कर लो, बेहोशी करने की जरूरत ही नहीं है, रिकवरी पीरियड कुछ भी नहीं, आप अगले सुबह से अपने जॉब पे जा सकते हो, कोई आजीवन मेडिकेशन खाने की जरूरत नहीं है एंड कॉम्प्लिकेशन रिस्क नियरली ना के बराबर है। तो इतनी मेजर 6 एडवांटेजेस है इस प्रोसीजर में। फिर प्रॉब्लम आई सामने कि कभी कभी गांठें बहुत बड़ी होती है या मल्टीनोडुलर होती है। सो इस प्रकार से मल्टीनोडुलर होती है या बहुत बड़ी गांठ आ जाती है। ऐसे में क्या करो, ये टेक्निक तो छोटी गांठों के लिए है, मॉडरेट साइज गांठों के लिए है। तब अमेरिकन डेटा आया जिन्होंने कहा कि या तो आप एब्लेशन मल्टीपल बार में कर लो, पहली बार में एक गांठ डिस्ट्रॉय कर दो, दूसरी बार में बाकी 2, अगर बड़ी है तो पहली बार में आधी डिस्ट्रॉय कर दो, बाकी जब वो श्रिंक हो जाएगी तब सेकेंड हाफ कर दो। लेकिन अमेरिकन ने कहा कि क्यों ना हम एम्बोलाइजेशन करें, जो भी थायराइड में इन गांठों को ब्लड फ्लो है, सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एंजियोग्राफी से पतली सी तार इनमें ले जाके, जो कि 0.4 मिलीमीटर डायमीटर होगी, कुछ स्पेशल पाउडर या ग्लू डाल के ये नसों को बंद कर दो, जिससे कि ये गांठ को ब्लड नहीं मिलेगा, सेम सेकेंड नस को भी। जिस वजह से ये गांठ को बिल्कुल ब्लड नहीं मिलेगा, वो डेड हो जाएगी ब्लड ना मिलने की वजह से पूरी तरह, और धीरे धीरे अगेन समय के साथ श्रिंक हो जाएगी और गायब हो जाएगी। क्या ये प्रोसीजर्स फुल प्रूफ है? नहीं, ये ऑन एन एवरेज स्टडीज में 86 to 98% केसेस को हेल्प कर सकते हैं। 2 से 14% केसेस में रिकरेंस हो सकता है, सेकेंड सेशन की जरूरत पड़ सकती है, रेयरली फेलियर हो सकता है, 1 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद भी हमें कहना पड़े सॉरी हमने इतनी बार ट्राई किया पर आपकी गांठ वापस आ रही है, आपको सर्जरी के लिए जाना चाहिए। पर इन दी एंड अगर 100 लोग हमारे पास आते हैं तो 90 लोगों में हम 1 या मल्टीपल सेशंस द्वारा, मैक्सिमम 3, पूरी तरह इन गांठों को ट्रीट कर सकते हैं, इस प्रकार से कि सेम गांठ कभी वापस नहीं आएगी। बॉडी में टेंडेंसी है तो नई गांठ कहीं और आ सकती है, वो तो हेमीथायरॉयडेक्टोमी करो, आधा थायराइड निकाल दो तो भी बाकी बचे हुए थायराइड में बाकी नई गांठें आ सकती है, लेकिन बहुत सालों तक या आजीवन हम उनका एक मेजर सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपके बहुत कंसेप्ट क्लियर हुए। डिटेल में ये प्रोसीजर्स के बारे में, थर्मल एब्लेशन क्या है, हम वीडियो बना चुके हैं, उसका लाइव केस भी दिखा चुके हैं कि कैसे किया जाता है ये टेक्निक, एंड थायराइड एम्बोलाइजेशन का भी लाइव केस दिखा चुके हैं। ये सारे आप देखिए, सीखिए इन टेक्निक्स के बारे में। तब तक मैं चला अगले वीडियो की तैयारी करने के लिए। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।